Good afternoon, all of you. कल हम बात कर रहे थे आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो जाए डायरेक्टली हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें लिखे हुए हैं रिट्स। रिट्स का मतलब होता है कड़ा आदेश। रिट वर्ड का मतलब है कड़ा आदेश। तो इसमें रिट्स लिखी हुई हैं। आर्टिकल 32 में लिखे हुए हैं रिट्स। दीज आर दोज ऑर्डर्स these are those orders लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर रखे हैं रिट्स। दीज आर दोज ऑर्डर्स विच आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट which are issued by Supreme Court to prevent the right of people right of people क्लियर है। तो रिट्स क्या चीज है? ये ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए गए लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो जाए तो डायरेक्टली वी कैन चैलेंज दिस मैटर इनटू सुप्रीम कोर्ट। इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन, directly we can challenge the issue into Supreme Court. That is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. That's why B.R. Ambedkar called Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 as heart and soul of the Constitution of India. And under Article 32, writs given. Writs का क्या मतलब है? To prevent the right of people. Writs issued by Supreme Court to prevent the right of people. यहाँ पर कुछ रूल बना रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस बना रखी हैं टू प्रिवेंट द राइट ऑफ पीपल। लाइक वन इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस हिस्ट्री में हमने वर्ड पढ़ा था। गांधी जी ने कहाँ पर कहा था? कहाँ पर ये गांधी जी ने वर्ड यूज किया था? हिस्ट्री जो पढ़ी थी हमने, हैबियस कॉर्पस कौन से सत्याग्रह में? रॉलेट। वेरी गुड, वेरी गुड आकाश। रॉलेट सत्याग्रह हमने जो पढ़ा था, रॉलेट सत्याग्रह, जिसमें पुलिस को एक्सट्रीम पावर दे दी गई थी मूवमेंट्स वगैरह को सप्रेस करने के लिए। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया, जिसके बाद गांधी जी ने एंटी रॉलेट सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिया। एंटी रॉलेट सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिया गया था। व्हाट इज हैबियस कॉर्पस? मीन्स, इट मीन्स यू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मतलब है यू हैव द बॉडी। यू हैव द बॉडी, इसका मीनिंग होता है यू हैव द बॉडी। तो ये इशू किया जाता है हैबियस कॉर्पस। ये वाली रिट कब जारी की जाती है? हैबियस कॉर्पस ये वाली रिट कब जारी की जाती है? ये तब जारी की जाती है जब किसी को अनलॉफुली प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। अनलॉफुली, वोटिंग कर रहा है, अनलॉफुली, वैसे करो गर्दन थोड़ी सी, अनलॉफुली प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए, तब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है हैबियस कॉर्पस कि ये शरीर, देखो शरीर के दमन की नीति है, शरीर के दमन की नीति है। तो और कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर किसी को अनलॉफुल डिटेन किया भी है तो कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनिश्चितकालीन के लिए आप उसको जेल में बंद रखें और कोर्ट के सामने से पास ना हो। तो कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा, वहां से प्रूव होगा कि आगे कस्टडी उसकी बढ़ेगी या नहीं। अनलॉफुली डिटेन अनिश्चित काल के नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा, कोर्ट के सामने डिसाइड होगा कि उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो हैबियस कॉर्पस issued against
unlawful detention of a person issued against unlawful detention of a person. The habeas corpus means you have the body issued against unlawful detention of a person. It ensures personal liberty. It ensures पर्सनल लिबर्टी. किसी को भी ऐसे ही अनिश्चित काल के लिए जेल में अनलॉफुली नहीं रखा जा सकता. ये उसकी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है. उस केस में कोर्ट जारी करता है हैबियस कॉर्पस रिट कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए. अगर पुलिस किसी को डिटेन कर रही है तो ये कोर्ट के सामने मैटर आएगा, वहां से तय होगा. पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि अनलॉफुली किसी को भी डिटेन किए रखे. ये उसके पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ. क्लियर है? लिखो इसमें एक लाइन. द पर्सन shall be physically produced. The person shall be physically present. The person shall be physically present before the court. उसको कोर्ट के सामने लाया जाए. The person shall be physically present before the court. कोर्ट के सामने उसको लाया जाना मैंडेटरी है. पढ़ो इसको. तो आर्टिकल 32 में रिट्स लिखी हुई हैं. रिट्स हैं कड़ा आदेश. हैबियस कॉर्पस वर्ड का मतलब होता है यू हैव द बॉडी. आपके पास शरीर है, आप लिविंग चीज हो, तो आपके इस अधिकार का वायलेशन नहीं हो सकता. आप एक जिंदा चीज हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपके पास शरीर है, उस शरीर के दमन की नीति नहीं हो सकती. जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? यू हैव द बॉडी, आपके पास शरीर है, उसकी दमनकारी नीति नहीं हो सकती. उसके ऊपर फोर्स करना या उसको जबरदस्ती मारना या जेल में डाल देना, ये सही नहीं है. क्लियर है? अब लिख लो नेक्स्ट. एक है मैंडेमस. अभी जब मैं रिट्स लिख रहा हूँ आगे क्यों भाग रहे हो? हाई कोर्ट की बात अभी क्यों कर रहे हो? थोड़ा पेशेंस रखो. जब रिट्स लिख रहा हूँ सारी कंडीशन बताऊंगा मैं, थोड़ा पेशेंस रखो. अब आता है मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब होता है कमांड. मैंडेमस का मतलब होता है कमांड. जो पब्लिक ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी को ठीक से फुलफिल नहीं करते, ये उनके खिलाफ इशू होती है. जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी को ठीक से फुलफिल नहीं करते जनता के प्रति, उनके खिलाफ इशू होता है मैंडेमस. तो ये भी जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए. इशूड अगेंस्ट, इट शैल बी इशूड अगेंस्ट public officers who do not fulfill their public duties. किस केस में क्या लगेगा ये देख लो. कौन सी रिट कब जारी होती है? हैबियस कॉर्पस कब जारी होती है? अनलॉफुली किसी को जेल में रखा गया हो तो कोर्ट के सामने लाना उसको मैंडेटरी है. उस केस में इशू होता है हैबियस कॉर्पस. मैंडेमस होता है वो पब्लिक ऑफिसर जो जनता के प्रति अपनी ड्यूटी को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट में जारी होती है मैंडेमस रिट. दोबारा एक बार देखो पहले. रिट्स आर दोज ऑर्डर्स व्हिच आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट द राइट ऑफ पीपल
हैबियस कॉर्पस मीन्स यू हैव द बॉडी। ये इशू होता है अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। ये किसी की लिबर्टी को इंश्योर करता है और पर्सन को फिजिकली कोर्ट के सामने लाना जरूरी है। आंधी आई है। मैंडमस, मैंडमस का मतलब है कमांड। वो पब्लिक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी को ठीक से फुलफिल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जारी होता है मैंडमस। अगला आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, थर्ड इज प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है अनुमति ना देना, फॉरबिड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड, अलाउ ना करना। लोअर कोर्ट अगर किसी ऐसे केस पे काम कर रही है जो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, हाई कोर्ट अगर कोई ऐसे चीज पे इन्वॉल्व हो जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर, चाय बिस्कुट पे ध्यान मत लगाओ, पढ़ो ध्यान से, बड़ी मुश्किल से तो यही मिला है। क्या बता रहे थे, भुलवा दिए। तो हाई कोर्ट अगर किसी ऐसे केस पे काम कर रहा है जो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जो उसके पावर से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है सुप्रीम हाई कोर्ट के उस काम पर। मतलब सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के ऐसे किसी काम पर रोक लगा देना जो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो कुछ केस अगर ऐसा कि हाई कोर्ट उस पर काम कर रहा है और हाई कोर्ट की लिमिट से बाहर का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा। अगर वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा। ऐसे किसी केस पे हाई कोर्ट फैसला नहीं देगा। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा है, यह मामला हाई कोर्ट डील कर सकता है। हम्म। और अगर इस तरह का कोई भी मामला हाई कोर्ट इंटरफेयर करे, नहीं कर सकता क्योंकि उसके दायरे से बाहर है। सेंटर वगैरह में जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को लेकर किसी को कंप्लेंट करनी है, क्या हाई कोर्ट इसमें डील कर सकता है? सेंटर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी नहीं। तो हाई कोर्ट ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसे काम पे दखल नहीं दे सकता। लिखो, इट शैल बी इशूड, इट शैल बी इशूड फ्रॉम a superior court, it shall be issued from a superior court to inferior court. It shall be issued from a superior court to inferior court in order to stop, in order to stop that, in order to stop that inferior court, that inferior court from working on a case beyond its jurisdiction, beyond its jurisdiction. तो प्रोहिबिशन तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी कर सकता है। इट शैल बी इशूड फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन अ केस बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 3 हो गए, चौथा लिखो, सरसरी। सरसरी, लोअर कोर्ट के किसी आदेश को पलट देना, सरसरी।
हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के किसी आदेश को पलट देना, इन्फॉर्म्ड लिखो। सरसरी का लिटरल मीनिंग होता है लिटरल मीनिंग होता है इन्फॉर्म्ड। इट शैल बी इशूड, it shall be issued from superior court to inferior court superior court to inferior court in order to quash the judgment, in order to quash का मतलब कुचल देना, in order to quash the judgment, judgment given by the inferior court on a case outside its jurisdiction। तो प्रोहिबिशन है सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को किसी केस पे काम करने से ही रोक दे, और सरसरी है अगर लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है उस डिसीजन को ही कुचल देना, उस डिसीजन को ही कैंसिल कर देना। तो प्रोहिबिशन और सरसरी में क्या डिफरेंस है? अरे दीपक अलूदिया यार, अभी कल तुमको ब्लॉक किया था मैंने, फिर तुम आगे आगे भाग रहे हो। दोनों का अलग मतलब बेटा। प्रोहिबिशन का मतलब है सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को उस केस पे काम करने से ही रोक दे, और सरसरी का मतलब है अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है उस फैसले को कुचल देना, उस फैसले को अप्लाई ना होने देना। अब बताओ दीपक अलूदिया, पहले जवाब दो, तुम्हें समझ आया है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वैश का मतलब कुचल देना, किसी बात को दबा देना। दीपक अलूदिया समझ आया है? तो फिर क्यों आगे आगे भागते हो जब मैं समझा ही रहा हूँ उस चीज को? सुनो फिर ध्यान से बेटा, मुझे पता है कि तुमको कहाँ तक नॉलेज है, तो मैं हर बार हर लाइन 3-3 बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखा करो, गला वैसे ही काम नहीं कर रहा है। तो प्रोहिबिशन है फॉरबिड। हाँ, फॉरबिड का मतलब है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इंफीरियर कोर्ट पर रोक लगा देना, ऐसे किसी केस पे काम ना करने देना जो उसके दायरे से बाहर आता हो। और अगर वो लोअर कोर्ट उस चीज पे काम करे और फैसला भी दे चुका हो तो भी सुप्रीम कोर्ट को, हायर कोर्ट को अधिकार होता है उस फैसले को कुचल देना, उस फैसले को दबा देना। वो फैसला मान्य नहीं होगा, वो फैसला मान्य नहीं होगा। अब आता है कुओ वारंटो। 4 हो गए ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी, 5वां है कुओ वारंटो। कुओ वारंटो, कुओ वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। पब्लिक ऑफिस को अनलॉफुली अगर कोई होल्ड किए हुए है, ऑक्युपाई किए हुए है, पब्लिक ऑफिस को अगर अनलॉफुली तरीके से कोई ऑक्युपाई किए हुए है तो कुओ वारंटो, सुप्रीम कोर्ट उस केस में संज्ञान लेता है कि किस अथॉरिटी से आप इस पद पे बैठे हुए हैं, कि अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके गलत तरीके से कोई पोजीशन को होल्ड किए रहे, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कारण बताओ, शो कॉज नोटिस वगैरह जो होते हैं। कुओ वारंटो का मतलब किस अधिकार से आप इस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं जबकि आप इस पर नहीं है, इस ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, या तो आपका रिटायरमेंट का एज हो चुका है या आप इसके योग्य नहीं है, किस तरह से आप इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं बताइए। कुओ वारंटो लिखो, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो कोर्ट पूछता है पर्सन से इस पोस्ट को आप एलिजिबिलिटी प्रूव करिए, किस अथॉरिटी से आप इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। लिखो एक लाइन, किसी पर्सन की रिटायरमेंट एज हो गई और उससे ऊपर भी पोस्ट को होल्ड किए बैठा है, किसी पर्सन का रिटायरमेंट एज हो गया और तो भी पोस्ट को कंटिन्यू कर रखा है अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल किए हुए गलत तरीके से, तो कोर्ट पूछ लेता है कि किस अधिकार से आप इस होल्ड किए हुए बताओ।
लिखो एक लाइन, quo warranto shall be issued against the person shall be issued against the person who unlawfully occupied a public office. अनलॉफुली ऑक्युपाइड पब्लिक ऑफिस। तो क्वो वारंटो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है अगेंस्ट द पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्युपाई पब्लिक ऑफिस। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट एज से भी ऊपर अपनी पोस्ट को कंटिन्यू कर रहा है तो उस केस में भी क्वो वारंटो जारी होता है। कोई व्यक्ति जिस पोस्ट पे बैठा है अगर रिटायरमेंट एज हो गई तो भी कंटिन्यू किए हुए है, उस केस में भी क्वो वारंटो ये जारी हो जाता है। अब मुझे बताओ, रिट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है कि दोनों के पास है? जब मैं सुपीरियर कोर्ट और इन्फीरियर कोर्ट लिख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर, हाई कोर्ट इन्फीरियर, और जब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट सुपीरियर और लोअर कोर्ट इन्फीरियर। क्लियर है? देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट वर्ड यूज नहीं किया था, सुपीरियर कोर्ट और इन्फीरियर कोर्ट बोला था। और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगा सकता है, हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट पर रोक लगा सकता है फैसले पर। तो इसका मतलब रिट्स वाला जो ये पॉइंट है ये दोनों पर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट पर भी और हाई कोर्ट पर भी। लिखो एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ऐसा लग रहा है एक आध हफ्ते छुट्टी करनी पड़ जाएगी तुम लोगों की। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट बोथ आर, ये छुट्टी करना नहीं चाहता हूं मैं पर हालत कुछ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट बोथ आर empowered to issue writs तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को ही अधिकार है रिट्स जारी करने के लिए। अरे विक्स विक्स से नहीं होगा यार, अंदर से खांसी आ रही है। कई दिन हो गए ना लंबी क्लास पढ़ाते पढ़ाते। अरे कोरोना वोरोना नहीं है यार, घर में बैठे हुए दिन से कोरोना कहाँ हो जाएगा। चिंता मत करो, कोरोना नहीं है, सिलेबस तुम्हारा करा देंगे हम, डोंट वरी। कोरोना होगा तब भी तुम्हारा सिलेबस करा देंगे, चिंता ना करो। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट बोथ आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। कुछ लोग चिंता पड़ गए सिलेबस हमारा होगा कि नहीं, सिलेबस करा देंगे, चिंता ना करो। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट बोथ आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स, दोनों को ही अधिकार है रिट्स जारी करने के लिए। अब अगला पॉइंट देखो, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए अगला पॉइंट है, हमने बताया था कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है और पार्लियामेंट का इक्विवेलेंट बॉडी होता है स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये गवर्नर। तुम लोग कह रहे हो कि सर कोरोना नहीं होना चाहिए, कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि होना चाहिए, कुछ लोग जो परेशान है ना वो यही सोच रहे होंगे कि होना चाहिए था, ये फालतू में सिलेबस कराए पड़े हैं, होता तो ठीक रहता। देखो यहाँ लोकसभा
लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा का इक्विवेलेंट बॉडी है लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे इसी में कई लोग होंगे, जितने लोग क्लास अभी कर रहे हैं 2-4 लोग इसमें भी होंगे। स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट कभी नहीं चाहेगा। राज्यसभा का इक्विवेलेंट बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट बॉडी है गवर्नर। देखो, तो पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है? सबसे पहले लाएंगे बिल, प्रस्ताव लाया जाता है। सबसे पहले लाया जाता है बिल। 90% से ज़्यादा बिल ऐसे हैं जो लोकसभा राज्यसभा कोई भी ला सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर राज्यसभा बिल लेकर आया, राज्यसभा इसको पास कर दे और लोकसभा भी इसको पास कर दे, दोनों हाउस बिल को पास कर दें और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर दे, तो बिल बिकम्स एक्ट। बिल बिकम्स एक्ट। क्लियर है? क्लियर है? तो बिल 90% से ज़्यादा बिल ऐसे हैं जो कोई भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है, दोनों उसको पास कर दे, प्रेसिडेंट उसको साइन कर दे, बिल बिकम्स एक्ट। ऑन द एक्ट वी कैन एक्ट, दैट्स व्हाई एक्ट कॉल्ड एज एक्ट। कुछ समझ नहीं है, टफ हो गई बात है। ऑन द एक्ट वी कैन एक्ट, दैट्स व्हाई एक्ट कॉल्ड एज एक्ट। एक्ट का मतलब ये होता है एक्ट के ऊपर एक्शन हो सकता है। बिल तो अंडर डिस्कशन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, बिल होता है अंडर डिस्कशन। क्लियर है? बिल जो होता है अंडर डिस्कशन डॉक्यूमेंट होता है, और बिल पास होने के बाद एक्ट कहलाता है। एक्ट के ऊपर एक्शन हो सकता है, इसीलिए एक्ट को एक्ट कहते हैं। फैज, आज बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन की है, तैयारी कैसे चल रही तुम्हारी? फैज रब्बानी, काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन की, तैयारी ठीक चल रही है? रिवीजन रिवीजन हो गया? गुड। क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहे हैं सब? क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहे हैं? गुड। देवव्रत, मैंने पहले ही बोला था कि जब जीएस में करवा दूंगा तो क्यों परेशान थे? जीएस के लिए मैंने बोला था ना तुमसे, क्यों परेशान थे? देखो, तो पार्लियामेंट, इसका काम है लॉ बनाना। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल है, और स्टेट भी लॉ बना सकता है, पर स्टेट जो लॉ बनाएगा वो तो स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। स्टेट जो लॉ बनाएगा वो अपने स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। स्टेट कैसे लॉ बनाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट्स में है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। 6 राज्यों में है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना, आंध्र। जम्मू कश्मीर में था, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट रहा नहीं, यूटी में कन्वर्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए हैं, तो यहाँ तो काउंसिल है नहीं। जहां पर दोनों हाउस हैं, तो वहां पर ये दोनों हाउस उस बिल को पास करेंगे, गवर्नर सिग्नेचर कर देगा, स्टेट का लॉ बन जाएगा। क्लियर है? पार्लियामेंट अगर लॉ बनाता है तो दोनों हाउस पास कर दें, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दे, लॉ बिकम्स एक्ट। और पार्लियामेंट पूरे कंट्री में एक ही होती है, लोकसभा एक, राज्यसभा एक, प्रेसिडेंट एक। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल है। क्लियर है? और स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट जहां है, अब ये दोनों हाउस पास कर दें, गवर्नर सिग्नेचर कर दे, स्टेट में भी लॉ बन जाएगा। पर स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ सिर्फ उस स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा। स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ उस स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा। पर अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर कोई ऐसा मुद्दा जो कॉन्करेंट लिस्ट में हो, कोई ऐसा मुद्दा कॉन्करेंट लिस्ट में हो, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है स्टेट भी लॉ बना सकता है उसके ऊपर और सेंटर भी लॉ बना सकता है उसके ऊपर। कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में लिखा है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन मतलब केंद्र के विषय, स्टेट लिस्ट स्टेट के सारे मुद्दे, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों का मिला जुला। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें दी हैं, जैसे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसके अलावा एजुकेशन, इन सब इश्यूज पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। पर अब मुझे बताओ, अगर स्टेट ने लॉ बनाया
और पार्लियामेंट ने भी उस मुद्दे पे लॉ बनाया, अगर कहीं पर कंट्राडिक्शन आएगा तो किसको माना जाएगा? स्टेट ने भी उस मुद्दे पर लॉ बनाया है और पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया है, अगर किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन होता है तो जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा। क्लियर है? पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बनाता है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट का इशू है जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट का लॉ अगर कहीं पर कंट्राडिक्शन आएगी तो पार्लियामेंट वाला ही प्रिवेल कर जाएगा, यही डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक हमें पूरी बात समझ आ गई। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल राइट अमेंडेबिलिटी, फंडामेंटल राइट अमेंडेबिलिटी, आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 कहता है नो लॉ कैन कर्टेल या अब्रिज, कर्टेल या अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है काट छाट करना, काट छाट करना। नो लॉ कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट्स, नो लॉ कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स में काट छाट नहीं कर सकता। मरूफ ने पूछा सारे स्टेट में दोनों हाउस क्यों नहीं होते? मरूफ चाहे तो बना सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली ये सारे स्टेट्स में है, लेजिस्लेटिव असेंबली ये सारे स्टेट्स में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट में है, और जगहों पर जरूरत पड़ने पर बनाया जा सकता है। इसको बनाने का प्रोसीजर ये होता है, स्टेट अपने यहाँ से पास करे, उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो काउंसिल बन सकती है। जैसे राजस्थान काउंसिल बनाना चाहता है, या उड़ीसा काउंसिल बनाना चाहता है या तमिलनाडु काउंसिल बनाना चाहता है, कोई भी स्टेट काउंसिल बनाना चाहे अपने स्टेट से पास करा ले और फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूवल दे दे तो काउंसिल वहां बन सकती है जरूरत के हिसाब से। क्लियर है क्वेश्चन मरूफ? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, देखो, तो नो लॉ कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में कोई भी लॉ काट छाट नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 13 में लिखा। पर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकता है। स्टेट्स के नाम बताएं जहां जहां पर ये है, जहां जहां पर काउंसिल है उनके नाम कह रहे हो? काउंसिल है भी यूपी बिहार में, यूपी बिहार में है, महाराष्ट्र कर्नाटका में है, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका। उसके अलावा काउंसिल है तेलंगाना आंध्र, तेलंगाना एंड आंध्र, इतने स्टेट में काउंसिल है। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना आंध्र, इतने स्टेट्स के पास अपनी काउंसिल है, 6 स्टेट। अभी उड़ीसा स्टेट ने पास किया है काउंसिल के लिए, सेंटर से अप्रूवल मिलना है, इसीलिए उड़ीसा वाले को मैंने नहीं लिखा। उड़ीसा ने भी अपने यहाँ से पास कराया है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए प्रस्ताव, पर अभी तक पार्लियामेंट से अप्रूवल उसको नहीं है, इसलिए मैंने उड़ीसा नहीं लिखा है यहाँ पर। किसका क्वेश्चन था ऊपर एक? आज जो मैं 5 to 6 वाली क्लास रखूंगा अभी, उसमें ओपन क्लास रख दूंगा आज मैं क्वेश्चन आंसर के लिए। अभी मैं जो क्लास कंटिन्यू करूंगा 5 से 6 यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर सेशन रख देंगे ओपन, जिसको जो पूछना है इसमें पूछिए। वीक में एक क्लास क्वेश्चन आंसर की रहेगी, जिसको जो पूछना है, जनरल क्वेश्चन कुछ भी पूछना है वहां पर आप पूछ लीजिए। तो 5 to 6 यूट्यूब पर होगा अभी, ठीक है? सारे डाउट खत्म। देखो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव कर सकता है बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदले हुए। क्लियर है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहे बदलाव कर सकता है बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदले हुए। मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर काट छांट करनी है वो चल जाएगा, पर फंडामेंटल राइट को ही खत्म कर दे ये नहीं चलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर हमें कैसे पता लगता है? हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा प्रियम्बल समरी है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मालूम चल जाएगा ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है।
प्रेसिडेंट की पावर कम ज्यादा कर सकता है, प्रेसिडेंट को नहीं खत्म कर, पोस्ट को नहीं खत्म कर सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक ढांचा वही रहेगा, मतलब घर वही रहेगा, घर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर काट छांट पॉसिबल है। अब इन दोनों में किसको माना जाए फिर? आर्टिकल 13 तो कह रहा है फंडामेंटल राइट में आप काट छाट नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 कह रहा है कि पार्लियामेंट को पूरा राइट है, वो जो चाहे अमेंडमेंट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। तो फिर इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? 13 को माना जाए कि 368 को माना जाए? कौन ज्यादा पावरफुल है? बताओ आंसर। 368। 368 ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है? लिखो। शुरू में सुप्रीम कोर्ट एक केस में आया जहां पर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 को माना जाएगा। बाद में एक केस आया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 368 को माना जाएगा। मैं लिखवाता हूं उसके बारे में। लिखो। तो आर्टिकल 368, पार्लियामेंट कैन अमेंड anything in the constitution without changing its basic structure. Parliament can amend anything in the constitution without changing its basic structure. Parliament can amend anything in the constitution without changing its basic structure. अब देखो दोनों केस, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 को प्रायोरिटी दी, आगे जाकर आर्टिकल 368 को प्रायोरिटी दिया। 1967 में हुआ था गोलकनाथ केस। 1967 में हुआ था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। सुप्रीम कोर्ट सेड फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, but parliament passed 24th number Constitutional Amendment Act 1971, ये पास हुआ। पार्लियामेंट पास्ट आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें लिखा गया आर्टिकल 13 लिमिटेशन shall not apply. आर्टिकल 13 लिमिटेशन अमन सिंह, जो भी स्ट्रक्चर हमने लिया है, हमने ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ऑलरेडी जिन देशों में सिस्टम चल रहे थे वहां से हमने बोरो किए हैं। हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वहां पर आइडियाज अलग अलग कंट्री से बोरो किए गए हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर और देशों में चल रहे थे वहां से हमने आइडिया लिए। आपकी बात सही हो जाती, अगर हम ओरिजिनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। तो हमने ओरिजिनल नहीं बनाया, हमने अलग अलग कंट्रीज से आइडिया लिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने यूके से कॉपी किया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 2 हाउस कंसेप्ट हमारा यूके से लिया गया है। तो कहीं से कॉपी करोगे तो एज इट इज जो चल रहा है भाई आपने उठा लिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए। ये हम लोगों का ओरिजिनल होता तब हम सिंगल हाउस या 2 हाउस की बात करते। ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था, वहां से हमने आइडिया बोरो किया। तो आर्टिकल 13 लिमिटेशन, इस अमेंडमेंट में क्या लिखा था? आर्टिकल 13 लिमिटेशन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनीथिंग। आर्टिकल 13 लिमिटेशन shall not apply on anything amended under Article 368, amended under Article 368।
368 के अंदर जिस भी चीज में संशोधन किया गया हो उस पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया था पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कि 368 डोमिनेटिंग है ओवर आर्टिकल 13। अगर कभी कंट्राडिक्शन की बात आए, दोनों आर्टिकल में कंट्राडिक्शन की बात आए, तो 368 प्रिवेलिंग नेचर का है, 368 प्रिवेलिंग नेचर का है। क्लियर है? तो क्या समझ आया? 1968 गोलकनाथ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, पर पार्लियामेंट ने 24th नंबर अमेंडमेंट करके 1971 में कहा कि अगर आर्टिकल 368 में कोई चेंज किया गया है तो आर्टिकल 13 का रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। आर्टिकल 368 डोमिनेटिंग है। आर्टिकल 368 आर्टिकल लगाकर अगर कहीं पर मॉडिफिकेशन की गई है, आर्टिकल 13 उस पर लागू नहीं होगा। फिर केशवानंद भारती केस आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनीथिंग वर्ड जो लिखे हो ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कह दिया जो एनीथिंग लिख दिए हो वो लागू नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर अगर इन आया बीच में, बेसिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होगा तब ये बात नहीं चलेगी। बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल नहीं है, अमेंडेबल नहीं है, अनअमेंडेबल है। पार्लियामेंट ने कहा अमेंडमेंट हो सकता है। पार्लियामेंट ने कहा ये वाला अमेंडमेंट करके कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर तो है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदले। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल है, पार्लियामेंट ने कहा अमेंडेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता लिया, उसने कहा अमेंडेबल है पर बेसिक स्ट्रक्चर को मत छेड़ना। अभी समझ आ रही है बात? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अमेंडमेंट नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ने कहा अमेंडमेंट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता लिया, अमेंडमेंट हो सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट, पहले दोनों एक्सट्रीम पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनअमेंडेबल, पार्लियामेंट ने कहा अमेंडेबल। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता लिया, अमेंडेबल है पर विदाउट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। यहां नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। दोनों में टसल थी, सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के समय पे दोनों में टसल थी। इंदिरा गांधी लगातार पावर कट डाउन करती चली जा रही थी, जुडिशियरी और प्रेसिडेंट वगैरह की। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती आप, चाहे कितनी पावर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चलो यहां तक समझ आ गई बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो 1973 केशवानंद भारती केस, 1973 केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सेड फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ में कहा था कि अनअमेंडेबल है, अमेंडमेंट नहीं हो सकता, और केशवानंद भारती केस में अपनी बात को बदल दिया, कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट द अमेंडमेंट shall not amend the basic feature of basic structure of the constitution, basic structure of the constitution। पढ़ो अब ये लाइन। तो 1973 केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट द अमेंडमेंट शैल नॉट अमेंड द फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ डन, अगर आप ऐसा करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करते हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा नल एंड वॉइड,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा किया जाता है तो उस तरह के अमेंडमेंट को माना जाएगा नल एंड वॉइड। आप जो चाहे संविधान में बदलाव करें, बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़ें। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ होती है उस हिस्से को माना जाएगा नल एंड वॉइड। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो जो चाहे बदलाव करे, पर अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर छेड़छाड़ करता है उस चीज को नल एंड वॉइड माना जाएगा, वो लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो, इफ बेसिक स्ट्रक्चर amendment if basic structure amendment shall be done, it would be considered as null and void. It would be considered as null and void. If basic structure amendments shall be done, it would be considered as null and void. ये लागू नहीं हो सकता। अब बेसिक फीचर का मतलब क्या है, किसको हम बोल रहे हैं बेसिक फीचर? बेसिक फीचर का मतलब है, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, अब ये वर्ड लिखा तो नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट कैसे किया। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियरली मेंशन नहीं है, पर प्रियम्बल वगैरह को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है, जो आधार है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? क्या आप कल को ऐसा कुछ बना सकते हो जो संविधान के बियॉन्ड हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा होनी चाहिए? ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा कि नहीं? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रहनी चाहिए, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल, वो तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पता लग रहा है, स्टार्टिंग से जो हम पढ़ रहे हैं। सेक्युलरिज्म, ये हमारे संविधान की मूल भावना है, इस पर बड़ा एम्फेसिस दिया गया। सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो बेसिक फीचर। सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो बेसिक फीचर। और कंट्री में डिक्टेटरशिप नहीं होगी, कंट्री में जुडिशरी का भी अपना रोल है, जो लॉ है, लॉ के हिसाब से ही देश चलेगा। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कल को देश में डिक्टेटरशिप ना आ जाए कि आप किसी लॉ को रिस्पेक्ट ही ना करो। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो बेसिक फीचर। लॉ के हिसाब से ही जो भी सरकारें आए जाएं, वो लॉ के हिसाब से ही देश को चलाएंगी। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि राजा का लड़का राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा रहेगी। पूरी तरह से सरकारें या पार्लियामेंट पूरी तरह से ये फ्री रहें, ऐसा नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमेशा जुडिशरी के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमेशा रहेगा। भले आप जुडिशरी की पावर कम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हमेशा है। कोई भी चीज आपने बनाई है, उसको जुडिशियल रिव्यू करना कि आपने जो बनाया है वो संविधान के हिसाब से है या संविधान के दायरे से बाहर कुछ बना दिया है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं होगा तो पार्लियामेंट कुछ भी पास कर देगी, तो फिर रोकने वाला कोई होगा नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू तो इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्लियामेंट कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पास करता है तो उसको रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद आता है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होना भी बेसिक फीचर का पार्ट है। कोई गद्दी होल्ड करके बैठा नहीं रहेगा कि एक बार पावर में आ गया तो इलेक्शन ना होने दे, इलेक्शन कोई खत्म कर दे प्रोसीजर को, कि अब मैं पावर पे आ गया हूँ, इलेक्शन कमीशन खत्म, इलेक्शन प्रोसीजर को ही मॉडिफाई कर दिया। मान लो कोई पार्टी ऐसी है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी में आ गई, लोकसभा राज्यसभा में कोई पार्टी दोनों में मेजोरिटी में आ गई और प्रेसिडेंट भी अपना ही बैठा दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है। तो अब ऐसा कोई लॉ बना दिया कल को कि इलेक्शन अब होंगे ही नहीं और जो पार्टी आ गई है वही इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी, तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई। इतना सोच समझ के चीजों को बनाया गया है कि डेमोक्रेसी भी बनी रहे, डिक्टेटरशिप का रूल नहीं होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना भी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि कोई सरकार डिक्टेटरशिप नहीं ला सकती, इनफाइनाइट टाइम के लिए रूल नहीं कर सकते। इलेक्शन होंगे, जनता तय करेगी, आपने अच्छा काम किया होगा तो आप रिपीट होगे, नहीं अच्छा किया होगा तो हटा दिए जाओगे।
पर आप ये नहीं कर सकती कि इलेक्शन प्रोसीजर को ही खत्म कर दो। आप सोचो, अगर आज कोई पावर में आया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी में है, और वो बिल लाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों हाउस में मेजोरिटी होगी और प्रेसिडेंट भी अपना ही जानकार हुआ, तीनों साइन कर दिए। और अगर इलेक्शन प्रोसीजर ही खत्म कर दे कंट्री में, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए, और आर्टिकल 368 कह रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप देखो, इन्होंने जो ये पास किया था आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में जो था, तो ये कह रहे थे आर्टिकल 368 में हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो कुछ भी का क्या मतलब, आगे जाके आप बोल दोगे क्या कि ये इलेक्शन ही नहीं होंगे आज से, जो प्रेसिडेंट जो पीएम बन गया वही हमेशा के लिए हेड रहेगा? तो एक एक चीज को ध्यान रख के बनाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर जो बात की जा रही है, एक एक चीज को ध्यान दिया गया है। इलेक्शन होना मैंडेटरी है, चाह कर भी आप इलेक्शन वाले प्रोसीजर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लियर है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट से भी ऊपर है। कल को भले आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी आ जाए, तो भी संविधान सर्वोपरि होगा। मेजोरिटी आने के बाद भी अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बनाते हो, तो भी नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाने का अधिकार रखता है। सेकुलरिज्म मेंटेन रखना है, कंट्री लॉ के हिसाब से चलेगा। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कोर्ट को हमेशा रहेगा, आप कोर्ट को खत्म नहीं कर दोगे। इलेक्शन प्रोसीजर हमेशा लागू रहेंगे, ये चलते रहेंगे, इसको नहीं रोक लगा सकते आप। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इनको नहीं बदल सकते। तो इसीलिए केशवानंद भारती केस को फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है। दैट्स वाई दैट्स वाई केशवानंद भारती केस दैट्स वाई केशवानंद भारती केस is also known as फंडामेंटल राइट्स केस। इस केस को फंडामेंटल राइट केस भी कहा जाता है। बट इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें क्या लिख दिया? इसमें लिखा गया एनीथिंग अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। इंदिरा गांधी के समय बड़ी दिक्कतें थी, अब देखो कैसे पूरा जोर लगा दिया पावर को कम करने के लिए। सर 1976 में जो पास हुआ, क्या कहा? एनीथिंग अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 शैल नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। कोर्ट की जुडिशरी की पावर को खत्म कर दिया था यहाँ पर। इस अमेंडमेंट में क्या कह दिया? शैल नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट्स। मतलब अपनी जिद की बात थी कि जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट कैसे करके खत्म करो, तो क्या पास कर दिया कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया आर्टिकल 368 के अंदर कोई चीज, अब वो कोर्ट में नहीं जाएगा। डिक्टेटरशिप भी तो हो गई, जुडिशरी की पावर ही खत्म कर दे रहे हो। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में नहीं जाएगा, पर अगर फंडामेंटल राइट का मामला है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो बिल्कुल जाएगा। 42nd अमेंडमेंट में इन लोगों ने पास कर दिया था कि कुछ भी जो आर्टिकल 368 में बदला गया, आर्टिकल 368 के तहत बदलाव किया गया है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कोर्ट के पास हमेशा रहेगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसी के बाद फिर आया 1980 मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस, सुप्रीम कोर्ट एडेड वन क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट said supreme court said in violation of basic structure judicial review power
judicial review power is there। अब देखो जरा, दोनों बातें में फिर आमने सामने आ गए, पार्लियामेंट और कोर्ट। पार्लियामेंट ने क्या कहा कि हमने 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में कह दिया है कि आर्टिकल 368 में हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करेंगे ये कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन अगर हुआ तो जुडिशियल रिव्यू की पावर हमेशा कोर्ट के पास है, आप ये नहीं चेंज कर सकते। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप उसको रोक नहीं लगा सकते। क्या ये समझ आया सभी को? ये बताओ, पहले कंफ्यूजन है तो बताओ। दो बार कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी। एक बार कन्फ्लिक्ट की स्थिति यहां पर, ये वाला देखो, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस के पहले भी दो केस हुए थे। एक केस हुआ था ये सज्जन सिंह केस हुआ था, एक शंकरी प्रसाद केस हुआ था। एक हुआ था शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस 1951। एक हुआ था सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस 1965। एक हुआ गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। पार्लियामेंट ने 1971 में पास किया कि आर्टिकल 13 का लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता आर्टिकल 368 के ऊपर। दोनों अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो आर्टिकल 368 ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंद भारती केस जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकते हैं, पार्लियामेंट की बात ठीक है, पर बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव मत करना। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव होगा तो वो चीज लागू नहीं हो सकती, नल एंड वाइड हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर में ये सभी चीजें आ जाती हैं। फिर एक एक्ट इन्होंने पास किया, फिर एक एक्ट पास किया कि कुछ भी जो आर्टिकल 368 में बदलाव किया गया है उसके तहत कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का हमारा अधिकार है। इन्होंने कहा कि जो भी आर्टिकल 368 में हम चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल चैलेंज होगा, क्योंकि ये हमारे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पूरी तरह क्लियर है बात? अब यहां तक कोई कुछ ना समझाओ तो मुझे बताए। यहां तक किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो बताए। जितना अभी डिस्कस हुआ है वहीं तक बताओ। फंडामेंटल राइट तक हमने कंप्लीट की है बात। यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो बताइए। संदीप त्रिपाठी, लास्ट टू केस नोट करना है, लिख लो। शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस। शंकरी प्रसाद केस था 1951, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ 1967। यहां तक सुप्रीम कोर्ट मानता था कि फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट मानता था कि फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल है। वो तो जब केशवानंद भारती केस आया तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अमेंडमेंट हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना। फिर मिनर्वा मिल केस, उस समय पार्लियामेंट ने क्या बोला 76 में कि कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता जो हम बदलाव करेंगे 368 में। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में कहा बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है हमारा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा कोई मुद्दा है। ठीक है बेटा, लॉ में कुछ भी चेंज करना, सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट लॉ का प्रोटेक्टर है, गार्डियन है। सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाता कभी। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट ही करेगी। कुछ काट छाट करना है, कुछ जोड़ना है, घटाना है, ये सारा अधिकार पार्लियामेंट को है सेंटर में। कोर्ट कभी लॉ नहीं बनाता, कोर्ट लॉ का प्रोटेक्टर है। जो लॉ बने हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाला है, तभी तो हमने गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया था। कोर्ट लॉ नहीं बनाती है, लॉ का गार्डियन है, जो लॉ बने हैं उनका प्रोटेक्टर है। क्लियर है? कौन से वाला स्लाइड देखना है बताओ। शिवम कौन सा वाला पेज बोल रहे हो? सचिन कुमार, व्हाट इज नीड ऑफ टू हाउसेस। 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं एक ही बात को। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंसेप्ट लिए हैं दूसरे कंट्रियों से लिए हैं। अलग अलग देशों में जो चीजें चल रही थी, तो जो जो कंसेप्ट हमें जहां का ठीक लगा वहीं से हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर हम अपना ओरिजिनल कंसेप्ट बनाते तो हो सकता है हम 3 हाउस बनाते, या हो सकता है एक भी हाउस ना बनाते। जो ऑलरेडी दुनिया में कंसेप्ट चल रहे थे हमने वहीं से बोरो किए हैं। तो जब बोरो किए हैं तो जहां पर जो आइडिया था वही आपने अडॉप्ट कर लिया।
टू हाउस कंसेप्ट आपने यूके से लिया। कोई बुक आपको लिखने को बोला जाए और आपने कोई किताब उठा के कॉपी कर ली, तो जो उस किताब में लिखा है आपने आइडिया वहीं से लिया, आपने ओरिजिनल थोड़ी बनाया। जो बुक आपको ठीक लगी आपने वहीं से कॉपी कर लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 4। कल हम पार्ट 4 शुरू करेंगे इसी टाइम पर। टॉपिक होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कल यहाँ से डिस्कशन शुरू होगा। 5 to 6 अभी मैं यूट्यूब लाइव रहूंगा, जिसके जो भी डाउट है पूछ लेना, उसमें जो भी डाउट है पूछ लेना। और 10 PM to 11 PM क्लास क्वेश्चन वाली आज भी है। 10 PM to 11 PM क्वेश्चन वाली क्लास आज भी होगी। CSC सेट ए 2019 पेपर डाउनलोड कर लेना। 5 to 6 यूट्यूब लाइव होगा अभी। 10 to 11 अनअकैडमी स्पेशल क्लास। अनअकैडमी स्पेशल क्लास CSC कैटेगरी में चलेगी। सेट ए 2019 का पेपर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल।